ओके माय ओल्ड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सारे आंसर्स आपके इस पेपर के इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ड्रामा एंड फिक्शन। ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था। लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, इस बार भी ये डिफ़िकल्ट आया है। इस बार पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इतना डिफ़िकल्ट पेपर आएगा लास्ट ईयर की तरह। तो इसमें जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि आपके 100 क्वेश्चंस आए हैं और आपका 50 मार्क्स का आपका ये पेपर था, तो आपने इसमें मिनिमम 17 मार्क्स राइट आपने ज़रूर लेने हैं। और 17 मार्क्स का मतलब ये हुआ कि आपने 36 क्वेश्चंस, ओके 100% आपने 36, तो हर हालत में आपके सही होने चाहिए, तभी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अब जो भी आपने आंसर्स दिए हैं, एक बार आपका रिजल्ट आने से पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं। सीरीज़ पर मत जाना क्योंकि क्वेश्चंस आपके सेम हैं, बस इसमें क्या है कि कुछ पेजेस इधर उधर हैं, तो ये इसीलिए बुकलेट जो सीरीज़ है एस है, तो इस पर इतना फोकस नहीं करना क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके अंदर सेम हैं। तो डिस्कस करते हैं। देखिए किस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये आपकी पूरी बुकलेट है, राइट। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला लेकर चलते हैं हाइपरबोल। फिगर ऑफ स्पीच है और सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था हाइपरबोल से रिलेटेड कि हाइपरबोल क्या है। तो अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में नहीं थे। इसमें कम से कम हम सोचकर चल रहे हैं कि 60% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं थे, 60%। और इसीलिए स्टूडेंट्स को ये पेपर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा और वास्तव में पेपर आपके लिए डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हाइपरबोल, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, एन ओवर एग्जैजरेशन टू मेक अ पॉइंट। ओके, हाइपरबोल क्योंकि क्या होता है, ओवर एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट को कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा यहाँ पर बी। सेकेंड वन, व्हाट इज डायाकॉप। डायाकॉप क्या है, एक लिटरेरी टेक्निक है डायाकॉप, और किसे कहते हैं, रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स विदाउट इंटरप्शन। गुड, जैसे कि शेक्सपियर के हैमलेट में है टू बी और नॉट टू बी, करें या ना करें, जिए या ना जिए। सो दैट वाज द आंसर बी। थर्ड वन इज ओमोंट। ओमोंट इज अ फेमस रीजनल नॉवेल। Fourth one is the expedition of Humphrey Clinker is a famous picaresque. Humphrey Clinker is a famous picaresque novel and it was written by Tobias Smollett. Then fifth one is The Honest Whore. The Honest Whore is a famous drama and it was a famous drama of ideas and it was written by Thomas Dekker. Then next one was tragedy endeavors as far as possible to confine itself to a single revolution of the sun or slightly to exceed this limit. And who said this? It was said by Aristotle. Aristotle in the Poetics. Then seventh one was which deals, okay, which play deals with contentious social issues through debates between the characters on a stage, and the answer was the problem play. Problem play deals. Next one was who achieved enormous popular success with The Good Companions as a picaresque novel. And The Good Companions, it was a picaresque novel and it was published in 1929. It was written by J.B. Priestley. J.B. Priestley. Ninth one is the next one. The Adventures of Ozzy March is a picaresque novel and it was written by The Adventures of Ozzy March. Saul Bellow. Okay, answer is the Saul Bellow. 10th one was the term picaresque was first coined in which year? In 1810. A answer.
Then 11th one, which is a structure that enables an author to combine or weave two or more dramatic plots in a story. Two or more. Got? And here we find it is parallel plot. Answer will be, it is parallel plot is a structure that enables an author to combine or weave two or more dramatic plots in a story. Means here characters are common and themes are also similar. So that is why it is parallel plot. Which one is not the example of drama of ideas? The Apple Cart. It was a drama of ideas and written by J.B. Shaw. Man and Superman was also written by the same writer. Back to Methuselah, it was also written by J.B. Shaw, and all these three, The Apple Cart, Man and Superman, Back to Methuselah, was drama of ideas. As You Like It, it was written by William Shakespeare and it was not a drama of ideas. So here note the example. जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ये देखिए कि वो क्या पूछ रही है, तो उन्होंने पूछा है नॉट, कौन सा ड्रामा नहीं है, तो ये 3 है आपके और B1 नहीं है, एज यू लाइक इट, तो ये आपका आंसर हो गया. द सिल्वर बॉक्स इज अ फेमस प्रॉब्लम प्ले. गुड. और किसने लिखा था इसको? इट वॉज रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, क्योंकि जॉन गाल्सवर्दी ने सबसे ज़्यादा वो क्या लिखे हैं, उन्होंने प्रॉब्लम प्ले लिखे हैं. और सिल्वर बॉक्स भी किसने लिखा था? जॉन गाल्सवर्दी ने, और ये प्रॉब्लम प्ले है. देन 14th वन इज फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड गिवन बिलो. अब देखिए क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एज्यूम किया जाता है कि स्टूडेंट्स को स्पेलिंग इनकी पता होगी. तो अब यहाँ पर जब इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं तो आपने जो भी आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने सभी को काफ़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है. जैसे कि देखिए यहाँ पर आपकी स्पेलिंग आपने पहले ये देखनी है कि किसकी सही है किसकी गलत है. तो यहाँ पर सिनोनिम्स, ओके, सिनोनिम्स में यहाँ पर यू गलत दिया हुआ है, ये नहीं आएगा. हिप्पोपोटेमस में भी यहाँ पर यू सही है लेकिन यहाँ पर ओ गलत दिया हुआ है. देन एंटोनिमस में भी सेम वही है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, सिनोनिम्स एंड एंटोनिमस. ओके, यहाँ पर भी आपका यू नहीं आएगा. हिपोक्रेसी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है और इन्होंने पूछा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो यहाँ पर करेक्ट जो आपका वर्ड है ये है हिपोक्रेसी, तो आंसर आ जाएगा सी. द पिलर्स ऑफ सोसाइटी. ओके, किसने लिखा इसको? द पिलर्स ऑफ सोसाइटी हेनरिक इब्सन इसके राइटर रही हैं. और ये पिलर्स सोसाइटी के कितने उन्होंने इसमें प्रेजेंट किए हैं? 4 पिलर्स. कौन कौन से 4 पिलर्स थे ये? सर्विस, कैरेक्टर, देन स्कॉलरशिप एंड सिटीजनशिप. और ये क्योंकि आपके देखिए 4 पिलर्स ये हैं, तो ये क्या था यहाँ पर उन्होंने क्या इसमें प्रेजेंट किया था? हिपोक्रिटिकल मोरलिटी ऑफ सोसाइटी. तो ये किस तरह का प्ले है, किस थीम पर ये बेस्ड है? ऑफ कोर्स क्योंकि मोरलिटी को उन्होंने शो किया है, जो हिपोक्रिटिकल मोरलिटी है सोसाइटी की. तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ए, मोरलिटी प्ले. द पिलर्स ऑफ सोसाइटी इज अ प्ले बेस्ड ऑन द थीम ऑफ मोरलिटी प्ले. देन नेक्स्ट वन इज नेम द गेम विच विलेज बॉय प्लेज इन द पोस्ट ऑफिस. द पोस्ट ऑफिस, तो कौन सा वो गेम होता है? इट वॉज गिल्ली डंडा. 17th वन इज एट द वेरी एंड ऑफ द प्ले द पोस्ट ऑफिस. हमारा एक जो लिटिल चाइल्ड होता है अमल, क्या होता है इसके साथ? तो आपने अगर स्टोरी पढ़ी है आपको पता ही है. और ये इस तरह के क्वेश्चंस है कि स्टूडेंट्स ने इनके इजीली आंसर दे दिए थे. आंसर अमल डाइज. देन 18th वन इज इन द प्ले द पोस्ट ऑफिस हु सेड अमल यू विल रीड बिग बुक्स एंड बी लर्निड. तो माधव उनके अंकिल चाहते थे कि क्योंकि अमल को कहाँ रहना था? घर के अंदर ही उनको रहना था. तो उनके अंकिल चाहते थे कि अमल क्या करे? बुक्स पढ़े ताकि वो क्या बन पाए? एक लर्निड मैन बन पाए. लेकिन अमल का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. तो ये किसने कहा था? इट इज़ हु सेड. ओके, हु सेड? इट इज़ माधव. आंसर विल बी बी. तो यहाँ पर माधव की जगह, लेकिन आप क्योंकि पेपर दे चुके हैं तो अब ज़्यादा डिटेल में आपके लिए नहीं जाएंगे. लेकिन यहाँ पर कितनी बार अंकिल भी आ जाता है लिखा हुआ, हिज अंकिल. नेम द ऑथर हु रोट प्रीफेस फॉर द पोस्ट ऑफिस. द पोस्ट ऑफिस का प्रीफेस
किसने लिखा था? W.B. Yeats. ओके, W.B. Yeats. The Rabindranath Tagore Literary Prize was started in. और ये कब शुरू हुआ था ये वाला प्राइज देना? इट वॉज स्टार्टेड इन 2018. और किसने इसको स्टार्ट किया था? बाय यूएस बेस्ड पब्लिशिंग हाउस, दैट इज वॉज मैत्रिया पब्लिशिंग फाउंडेशन. और इसको कितनी बार ये होता है कि इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, MPF, राइट? MPF ये पब्लिशिंग हाउस था जिसने इसको स्टार्ट किया था, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2018 में. देन 21st इज इन ग्रीक इरा ट्रेजेडीज वर परफॉर्म्ड इन. अब देखिए, अगर आपने 3 यूनिटीज़ पढ़ी हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन. कुछ स्टूडेंट्स ने 3 डेज पर मार्क किया था, टिक किया था. लेकिन आप अगर देखें, अरिस्टोटल ने 3 यूनिटीज़ बताई थी और उसमें एक था उनका यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ टाइम, सिंगल, राइट? सिंगल होना चाहिए. तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आएगा आ सिंगल डे, क्योंकि वो कितनी देर की होती थी? जो ग्रीक ट्रेजेडीज होती थी वो 1.5 to 2 hours तक, मीन्स 1.5 या 2 घंटे की ही होती थी वो ट्रेजेडीज. और वो कब तक चला करती थी? 10 to 12 hours तक. तो एक ही दिन में उनको फिनिश हो जाना था. इसलिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा ए. इन ग्रीक इरा ट्रेजेडीज वर परफॉर्म्ड इन आ सिंगल डे. और ये आपका बेस्ड है इस पर जो अरिस्टोटल ने आपकी यूनिटी ऑफ जो आपकी 3 यूनिटीज़ बताई हैं, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, सिंगल टाइम, सिंगल प्लेस एंड सिंगल एक्शन. Then 22nd is complete the following lines written by R.N. Tagore. अब क्योंकि ये आपका सॉन्ग है गीतांजलि का और इसमें ये टाइटल है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन रहा था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. तो यहाँ पर आपका डी आंसर आ जाएगा. देन 23rd वन इज ओके, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, करेक्ट, रॉन्ग और राइट स्टेटमेंट आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस. इज विच इज अ वर्क. तो यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक से विच इज अ वर्क ऑफ फिक्शन इंटरमीडिएट इन लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी बिटवीन अ शॉर्ट स्टोरी एंड अ नॉवेल. और ये किसने कहा था? इट वॉज डिफाइंड बाई मैरियम वेबस्टर. मैरियम वेबस्टर डिफाइंस नोवेला. नोवेला इज अ वर्क ऑफ फिक्शन. तो आंसर आएगा यहाँ पर ए, इट इज नोवेला. सिलेक्ट द ऑथर हु रोट फेमस प्ले तारा. तारा एक काफ़ी अच्छा ड्रामा है और इसके राइटर कौन है? किसने लिखा है तारा को? महेश दत्तानी. ओके, ट्विंस बेस्ड है, ट्विंस पर बेस्ड है ये आपका ड्रामा, महेश दत्तानी ने लिखा है. रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन रेस्पॉन्स टू द. रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में अवार्ड मिला था और ये था उनका ब्रिटिश नाइटहुड का अवार्ड मिला था उनको. लेकिन उन्होंने ये अवार्ड 22 मई 1919 को क्या कर दिया? इसको वापस कर दिया, रिनाउंस कर दिया. क्यों किया? क्या रीज़न रहा था कि उन्होंने 4 इयर्स के बाद ही ये इस अवार्ड को एक तरह से क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया या वापस कर दिया. इन प्रोटेस्ट ऑफ द मास मर्डर ऑफ द पीपल इन अमृतसर पंजाब. तो आपको याद है, पता है आप सबको कि जलियांवाला बाग की जो एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुई थी अमृतसर पंजाब में, उसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया कि ये ब्रिटिश जो नाइटहुड का अवार्ड था इसे रिनाउंस कर दिया था. कब? 22 मई को 1919 में. तो आंसर यहाँ पर आएगा बी. ये सब डिटेल आपको क्यों बताई गई है? ताकि आपको ये पता रहे कि ये क्वेश्चन क्या है. अभी ऐसा नहीं है कि आप पेपर दे चुके हैं तो सिर्फ आपने आंसर देखने हैं, आपको रीज़न भी पता होनी चाहिए क्या हुआ था, कौन सा. तो इसलिए डिटेल में आपको बताने की भी कोशिश कर रही हैं. जलियांवाला बाग मैसेक्रे. देन इन विच ईयर, ओके, इन विच ईयर रस्किन बॉन्ड वेंट टू लिव इन मसूरी वेयर ही स्टिल रिसाइड्स. तो रस्किन बॉन्ड किस ईयर में गए थे मसूरी रहने के लिए? 1963. 27th वन, in which year the financial expert novel, it was published in which year? It was published in 1952. आंसर ये आएगा हमारा. तो अगर आपका पेपर नहीं भी अच्छा गया है तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ओके दे ऑल आर विक्टिम ऑफ दिस प्रॉब्लम. सभी के साथ ऐसा हुआ है. काफ़ी कम बच्चे ऐसे हैं कि जो
अच्छा पेपर जिनका गया है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए आप, बस अब आप चेक कर लीजिए। द बर्गर्स ऑफ कैलेस इज अ फेमस एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, ओके, द बर्गर्स ऑफ कैलेस एंड इट वॉज रिटन बाई ऑगस्टे रॉडिन, ये इसके राइटर रही हैं प्ले के। द वर्ल्ड ऑफ नागराज is a classic piece of literature and who had been the author of this? It was written by R.K. नारायण। गुड, देखिए आपका, तो आपके सारे क्वेश्चंस, कोई भी सीरीज की बुकलेट आपको मिली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस आपके वही पाएंगे सेम। ये आपका बी यहाँ पर आंसर था 29 में, हमारा डी आंसर है R.K. नारायण। 30 विच काइंड ऑफ प्ले इज डिजाइंड फॉर रीडिंग रादर देन परफॉर्मेंस, किस तरह के प्ले होते हैं कि जिनको इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए नहीं लिखा जाता, उनको पढ़ने के लिए लिखा जाता है। मीन्स वो उनको स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकते लेकिन उनको रूम के अंदर बैठकर हम रीड कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्ले डिज़ाइन किए जाते हैं इनको बोलते हैं क्लोजेट ड्रामा, क्योंकि क्लोजेट दैट इज रूम। Which one is the final outcome of the story generally occurring after the climax of the plot? और ये हमारा डिनाउमेंट, यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा डिनाउमेंट अकरिंग आफ्टर द क्लाइमैक्स, ओके, आफ्टर द क्लाइमैक्स ऑफ द प्लॉट। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी। नेम स्वर्णलता's बेस्ट फ्रेंड हु डाइड इन बस एक्सीडेंट इन महेश दत्तानीज मॉर्निंग रागा। इट वॉज वैष्णवी, वैष्णवी स्वर्णलता की बेस्ट फ्रेंड रही थी जो एक बस एक्सीडेंट में पास आउट हो जाती हैं। Then 33 Gods, Demons and Others is a collection of short stories written by R.K. नारायण। Good, short stories collection है ये, Gods, Demons and Others। तो ये किसका collection रहा है? R.K. नारायण का। Again fill in the blanks. Which one नॉवेल इज रिटन एज अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए जो ये इस तरह की नॉवेल होती हैं ये एक तरह से एक सीरीज होती है किसकी? डॉक्यूमेंट्स की। और ये नॉवेल है, हमारा आंसर यहाँ पर बी आएगा, एन एपिस्टोलरी नॉवेल। आई कैन नॉट से एनीथिंग फॉर सर्टेन बारबी। टू होम डिड लाला रामजी लाल कॉल बारबी इन अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स? आंसर ए, टू रूथ। Which comedy does wittily portray fashionable life? A answer, a melodrama. Then 37th one is सीक्वेंस आ रही है यहाँ पर, और ये सीक्वेंस में हमें यहाँ पर करेक्ट जो भी सीक्वेंस आ रहा है उसको मार्क करना है कि इनमें से सीक्वेंस करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर आएगा सी, टेक्स्ट, देन स्टेज, परफॉर्मेंस, ऑडियंस एंड कैदारसिस। 38 one is, which one is a style in literature and drama that mocks or imitates a subject by representing it in an ironic or ludicrous way? अब यहाँ पर हमारा आंसर है बर्लेस्क। बर्लेस्क is a style in literature and drama that mocks or imitates. 39th one is wrongly matched। अब यहाँ पर बस कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि ये नहीं समझ पाते, तो यहाँ पर आपसे wrongly पूछा है कि जो सही है उस पर मार्क नहीं करना, जो गलत है। wrong इसमें से कौन सा मैच है? देखिए महेश दत्तानी इंडियन डायरेक्टर रही हैं, है आर.एन. टैगोर एक सोशल रिफॉर्मर रही है, ये भी करेक्ट है। रस्किन बॉन्ड एंग्लो इंडियन है, ये भी करेक्ट है। अब आर.के. नारायण का अगर यहाँ पर लिखा रहता नॉर्थ इंडियन नॉवेलिस्ट तो सही होता, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक वर्ड ले दिया है फिक्शनल, और फिक्शनल का मतलब हुआ कि आर.के. नारायण फिक्शनल हैं, जबकि आर.के. नारायण क्या है, वो कोई इमेजिनेशन नहीं है या फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, वो अनरियल कैरेक्टर नहीं है आर.के. नारायण। तो यहाँ पर ही गलत हो जाता है फिक्शनल। हाँ, अगर मालगुडी अगर यहाँ पर होता कि मालगुडी एक फिक्शनल प्लेस है तो सही होता, तो मालगुडी फिक्शनल प्लेस है लेकिन आर.के. नारायण फिक्शनल नहीं है। गुड, तो हमारा यहाँ पर जो रॉन्ग मैच है वो कौन सा है? सी, आर.के. नारायण। 41 थॉमस हार्डीज वेसिक्स नॉवेल्स आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल नॉवेल, क्योंकि थॉमस हार्डी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं अपने रीजनल नॉवेल के लिए, और उनका जो यहाँ पर एक प्लेस वो हमेशा शो करते हैं, दैट इज़ वेसिक्स। गुड। 41 है हमारा, when the structure of a sentence is
एम्बिगियस, दिस इज कॉल्ड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, और इसको हम ये भी बोलते हैं स्ट्रक्चरल भी बोलते हैं इसको, सिंटैक्टिक। ओके, B1 आंसर होगा सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी। सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर, रॉन्ग पेयर अब देखिए यहाँ पर कौन सा है देख लेते हैं। हेमेर्शिया अ ट्रेजिक फॉल्ट, ये करेक्ट है। एफोरिस्मस रेटोरिकल क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही है। एंटागोनिस्ट अपोनेंट होता है मेन कैरेक्टर का, ये भी सही है। अब ये हमारा गलत है। एनाफोरा का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, क्योंकि एनाफोरा रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और यहाँ पर लिखा है अपोजिट ऑफ अ स्टेटमेंट, तो ये हमारा गलत है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि उन्होंने करेक्ट पेयर पूछा है, रॉन्ग पूछा है। ओके, राइट रॉन्ग में से उन्होंने यहाँ पर रॉन्ग पूछा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर डी। इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट ब्रिंदा वॉज द डॉटर ऑफ अ मैन हु ओन्स, तो उनके जो ओनर थे फादर, ब्रिंदा के फादर किस चीज़ के ओनर थे? टी इस्टेट के, राइट। ओनर ऑफ अ स्मॉल टी इस्टेट, चाय के बागान थे उनके। तो 43 में आपका आंसर आएगा सी। 44 एरेंस रॉड इज अ पिकेरेस्क नॉवल, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस इसमें आए हैं वो पिकेरेस्क नॉवल से रिलेटेड हैं। इट वॉज रिटन बाई, ओके, नाम क्या है नॉवल का? एरेंस रॉड, और ये इसको किसने लिखा था? D.H. लॉरेंस ने। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स अबाउट द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पर, रॉन्ग कौन सा है इनमें से? द नॉवल कंक्लूड्स विद मार्गया सेइंग ही विल रिटर्न डूइंग बिजनेस अंडर द बनियन ट्री, ये बिल्कुल सही है। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंग्लैंड इन 1952, ये भी करेक्ट है। द नॉवल इज द स्टोरी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ मार्गया, बिल्कुल सही है। मार्गया अ मिडिल एजड मनी लैंडर कैरीज हिज बिजनेस अंडर द शेड ऑफ, अब देखिए यहाँ पर गलत आ जाता है क्योंकि वो बनियन ट्री के नीचे बैठा करते थे, अपना बिजनेस चलाया करते थे, लेकिन यहाँ पर आया है ओक ट्री, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा यहाँ पर क्योंकि रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है डी। ओके, 45 का आंसर है डी। 46 महेश दत्तानी's plays have been directed by whom? Directed by अरविंद घोष। Who is considered first of the expressionist? It was August Strömum. ओके, उनकी डेट ऑफ बर्थ है ये यहाँ पर, ऑगस्ट स्ट्रेमम। Then 48 one is in a flight of pigeons who attracts Ruth's beauty and wants to marry her. It was Javed Khan. Then 49th one is who said that all great art and literature is propaganda? It was said by G.B. Shaw. गुड आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी। देन 50th इज सिलेक्ट द राइट स्टेटमेंट्स अबाउट अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स। द स्टोरी इज, अब देखिए यहाँ पर पूछा है इन्होंने कि राइट स्टेटमेंट कौन सा है, तो एक एक ऐसे में ना आप हमें एक एक स्टेटमेंट को पढ़ना होता है, चेक करना होता है, जरा सी भी गलती हो जाती है तो हमारा यहाँ पर फिर रॉन्ग आंसर हो जाता है। तो एक एक को पढ़ना है कि राइट कौन सा है। द स्टोरी इज सेट इन 1857, ये बिल्कुल सही है। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स बिगिंस विद द मर्डर ऑफ रूथ लेबोरेटोर्स फादर। देन लाला रामचीमल ड्रैग्स रूथ एंड हर फादर टू हिज होम, ये गलत है। रूथ लेबोरेटोर्स फादर वॉज किल्ड बाई लाला रामचीमल, तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो करेक्ट है स्टेटमेंट वो हमारे ए और बी करेक्ट है, और इन्होंने राइट स्टेटमेंट पूछा है, तो हमें सिर्फ फोकस करना है क्योंकि ए और बी सही है। तो यहाँ पर देखते हैं ए और बी कहाँ है, ए, राइट, ए एंड बी, तो हम मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हमने लगा दिया 50th पर ए पर। गुड,